हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं केमिस्ट्री का 6th चैप्टर दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। तो दोस्तों देखते ही देखते आ गया हम लोगों का 6th चैप्टर और फिजिकल केमिस्ट्री इसी चैप्टर के साथ हो जाएगी कंप्लीट। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स और ये चैप्टर मैं मतलब इस तरीके से आपके जहन में उतार दूंगा कि आप लोगों से कोई रात के 12 बजे भी पूछ ले कि भाई मुझे तो केमिकल काइनेटिक्स का ये पार्ट पढ़ा दे, तो पढ़ा लोगे आप आराम से, बहुत आराम से। क्यों पता है? क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स की खासियत ये है, देखो जिनको मैथमेटिक्स आता है, जिनका मैथमेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, किसी के भी एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, जेई एस्पिरेंट हो। हाँ, एक और चीज़, केमिकल काइनेटिक्स आपको सीटी लेवल तक मैं सिखाऊंगा, ठीक है। मैं जेई लेवल तो नहीं बोलूँगा, बट आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं वो भी हो जाएगा उसी में कवर। बट ठीक है, सीजेड अकेडमी है, उसके लिए अलग से कवर करूँगा मैं उस पर। फिलहाल काइनेटिक्स में आप लोगों को पूरा सीटी लेवल से ज़्यादा ही लेवल पर जाके सिखाऊंगा, तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स की खासियत ये है कि जिनको भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है उनके लिए ये चैप्टर फेवरेट होगा, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए भी मैं फेवरेट बना दूंगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा करना नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, सब कुछ समझना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। एंड में एक फॉर्मूला है जो आपको रटना होगा, बट वो भी बहुत ही आसानी से रट लोगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे करा दूंगा। तो बेसिकली करेंगे वही जो अब तक करते आए, पूरा थ्योरी लेक्चर, न्यूमेरिकल लेक्चर इसी पे लेंगे। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल का जो वीडियो आएगा वो मैं आपको कराऊंगा लैपटॉप पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स मतलब होता है बेसिकली स्पीड, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स मतलब कि जो कि रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, उनकी स्पीड के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ, ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन इसमें हो सकता है? इसमें कैटलिस्ट हो सकता है, इसमें कंसंट्रेशन हो सकता है और इसमें टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम अगर लास्ट ईयर पढ़ा है, अगर आपका 11th बर्बाद नहीं है तो आपको पता होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने वगैरह पे जो इक्विलिब्रियम होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी चेंज होता है, और कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो भी रेट थोड़ा तेज हो जाता है या फिर स्लो भी होता है। ज़रूरी नहीं है कैटलिस्ट जो है वो स्पीड को बढ़ाए ही, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने कैटलिस्ट डाला तो स्पीड बढ़ेगी, नहीं, स्पीड स्लो भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। और सी क्या है? सी है, हाँ, टेम्परेचर भी होता है एक फैक्टर, ठीक है। चलो लिख देता हूँ मैं फैक्टर्स। एक हो गया जैसे कैटलिस्ट, ठीक है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। टेम्परेचर क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कई केसेस में देखा होगा। चलो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले ले, वैसे वो थोड़ा नॉर्मल एग्जांपल हो जाएगा बट ठीक है। जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय में आप लोग दूध में चाय पत्ती डाल के गर्म करते हो तो जल्दी चाय बनती है, क्या नॉर्मली नहीं बनेगी? बनेगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली चाय नहीं बनेगी। आप अगर नॉर्मल दूध में भी चाय की पत्ती डाल दोगे और फिर उसको शेक करोगे तो चाय बन जाएगी, बट वो स्लो होगा। लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो फास्ट होगा, ठीक है। कॉमन एग्जांपल। और सी क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में आपकी बोर्ड की बुक में कुछ नहीं दिया और ना सीईटी में इसके बारे में कुछ है, बट हाँ जेई वगैरह में इसके बारे में पढ़ाते हैं, बट हम लोग पढ़ेंगे नहीं इसके बारे में। हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे कोलिजन थ्योरी पे। तो इस चैप्टर को पर्टिकुलरली मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। और साथ ही हम लोग सीखेंगे ऑर्डर क्या होता है, और सेकंड लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी और रेट लॉ, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। थर्ड लेक्चर में इसको नोट मत करो, फालतू चीज़ है। थर्ड लेक्चर में हम सीखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये हम लोग सीखेंगे थर्ड लेक्चर में। फिर फोर्थ लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में, और फिफ्थ लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अर्हेनियस इक्वेशन। बेसिकली कोलिजन थ्योरी से ही जुड़ा है अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है।
ठीक है, उसको भी कवर करेंगे। और फिर 6th लेक्चर में वही आपका न्यूमेरिकल वगैरह आ जाएगा। तो बेसिकली आपके जो लेक्चर है उसमें से जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स है ना, क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है इसी में से बनेगा, मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन इसी में, कंपटीशन में से तो इसी में बनना है, सीईटी में तो यहीं से आना है। बट ठीक है, थोड़ा सा 5th लेक्चर भी जरूरी है। सबसे जो नॉन इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो 4th है, अननेसेसरी लेक्चर है, बट ठीक है, वो थोड़ा बहुत थ्योरी है, वो तो बताना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही ऑर्डर में हम लोग जाएं, मतलब ऐसे ही ऑर्डर में जाएंगे, बट ये जरूरी नहीं है। अभी जैसे ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगले ही लेक्चर में शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने डेफिनेशन जान ली है, इसको हटाओ फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको भूल जाओ। फिलहाल केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन हमने जान ली, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बेसिकली इसमें हम लोग ये सीखते हैं कि कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, कौन सा रिएक्शन की स्पीड कैसी है, और उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। समझ में आ गया कि देखो कोई भी रिएक्शन हो, हर एक रिएक्शन की कुछ ना कुछ स्पीड होती है, तो उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो वही हम लोगों का अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, कि जैसे आपने ये एलिमेंट यहाँ से लाया, एलिमेंट यहाँ से लाया, दोनों को मिलाया, चीज बन गई, ठीक है। या फिर एक कंपाउंड यहाँ से लाया, कंपाउंड यहाँ से लाया, दोनों को मिलाया, कुछ बड़ा कंपाउंड बन गया। और एक होता है मॉडरेट रिएक्शन, जिसमें आप 2 चीज को ला रहे हो, धीरे 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 मिल रहे हैं, धीरे धीरे चीजें फॉर्म हो रही है, होता है मॉडरेट। और एक होता है स्लो रिएक्शन, धीरे 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 बहुत धीरे, बड़े आराम से, ठीक है, तो वो होता है स्लो रिएक्शन। तो बेसिकली जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होते हैं उनका हम रेट डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे यहाँ से लेके आए कुछ एलिमेंट, मान लो आप लोग यहाँ से लेकर आए क्या लेके आए, Na2SO4 लेके आए और यहाँ से HCl लेके आए, ठीक है। जैसे ही आप लोग इन दोनों को मिलाओगे तुरंत H2SO4 और NaCl बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। क्यों पता है? क्योंकि आयोनिक रिएक्शंस है, आयोनिक रिएक्शंस बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड्स जहाँ पे बनते हैं जिन रिएक्शंस में, उनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बेसिकली जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होते हैं, जो जगह पर हो जाते हैं, उन पे हम लोग ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते। बट ठीक है, देखते हैं, अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको इतना समझ के रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की स्पीड क्या है उस पर स्टडी करे, और फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो, और रिएक्शन मैकेनिज्म। ये पढ़ना नहीं है आपको, बट लिखने के लिए लिख लो। इन पर जो हम स्टडी करते हैं वो सब किस में आता है? वो आता है केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है, क्लियर। चलो, तो इतनी 3 लाइन बस आपको याद रखनी थी, एग्जाम में नहीं आएगा, बस बकवास है, याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। चलिए, तो हमें ये तो समझ में आ चुका है कि भाई वो स्टडी जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में होती है वो आती है केमिकल काइनेटिक्स में। अब हम लोग एक और चीज सीखते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैसी कैसी हो सकती हैं? देखो, पहली हो सकती है फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, कि मतलब आपने वहां से चाय लाया, यहाँ से पत्ती लाया, चाय पत्ती नहीं, आपने वहां से दूध लाया, यहाँ से चाय पत्ती लाया और चाय बन गई बहुत ही तेजी से। वैसे बनती नहीं है, वो आती है मॉडरेट रिएक्शन में, उसमें भी हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। तो फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में बेसिकली वो रिएक्शन आते हैं जिनमें हम लोग एसिड और बेस मिला के सॉल्ट और वाटर बनाते थे ना, जैसे 9th स्टैंडर्ड में, तो वो रिएक्शंस बेसिकली आते हैं फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में। इसका रीजन कोई बता सकता है क्यों वो ही रिएक्शंस आते हैं? क्योंकि वो आयोनिक होते हैं। तो हर वो रिएक्शन जो आयोनिक है 99% केस में या 100% केस में वो किस में आता है? फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस में, ठीक है। सो दीज रिएक्शंस completes in फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मतलब कि 2-3 सेकंड में ही, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मतलब कि बेसिकली 1 सेकंड से भी कम टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। दीज रिएक्शन कंप्लीट्स इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स, जनरली आयोनिक रिएक्शंस, ठीक है। जनरली आयोनिक रिएक्शंस को ही फास्ट कंसीडर किया जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी रिएक्शंस फास्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो जनरली आयोनिक रिएक्शंस आर, ठीक है, जनरली आयोनिक रिएक्शंस आर कंसीडर्ड टू बी फास्ट। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है, इग्नोर करना, ठीक है। तो फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शंस आती हैं? आयोनिक रिएक्शन। जैसे हम लोग कोई भी एक एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो जैसे इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले लें, AgNO3 प्लस KCl, तो इनसे जो बनेगा AgCl प्लस KNO3, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोनिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, बट साथ ही में आप लोग देखो तो AgCl के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, KNO3 के बीच में आयोनिक बॉन्ड है। तो बेसिकली ये आयोनिक रिएक्शन है, तो इसीलिए ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो आयोनिक रिएक्शंस ये एग्जाम्पल है फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का। ये एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, बट आपको ध्यान में रखना है कि फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में कौन से रिएक्शंस आते हैं,
तो जनरली कौन से रिएक्शंस आते हैं? आयोनिक रिएक्शंस, ठीक है। सेकंड आता है स्लो रिएक्शंस। चलो स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस मतलब कि वो रिएक्शंस जो काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं, ठीक है। द रिएक्शंस विच टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू शो एनी एप्रिशिएबल चेंज। और इसका एग्जांपल है जैसे रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग हो गया, ठीक है, या फिर चलो रस्टिंग एग्जांपल ले लो। तो स्लो रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? वो रिएक्शंस जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेती हैं एक छोटा सा चेंज दिखाने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं स्लो रिएक्शंस। तो इसमें आता है रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोल सकते हो आप लोग। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यार घर में लोहे रखे हैं, कब जंग लग गया पता नहीं चलता। क्यों पता है? क्योंकि थोड़ा थोड़ा लगते रहता है, और जब तक आप लोग पूरी तरीके से नोटिस करते हो तब तक लग चुका होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग रेट किसका स्टडी कर सकते हैं? एक बार ये सोचो, रेट हम लोग किसका स्टडी कर सकते हैं? क्या फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का हम लोग रेट स्टडी कर सकते हैं? चलो मैं रेट स्टडी करता हूँ, तुम लाओ यहाँ से AgNO3, यहाँ से लाओ KCl। चलो मैं रेट निकालता हूँ। अरे ये तो रिएक्शन हो गया। तो जब तक तुम रेट निकालने के लिए अपना इंस्ट्रूमेंट तैयार करोगे, या फिर रेट निकालने के लिए तुम नज़र डालोगे, या फिर तुम यहाँ से यहाँ करोगे, या फिर पल के ब्लिंक करोगे, तब तक रिएक्शन हो चुका होगा। तो क्या ऐसे रिएक्शन की हम लोग रेट स्टडी कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, नहीं कर सकते हम लोग उनकी स्टडी। स्लो रिएक्शंस वो रिएक्शन जिनको छोटा सा छोटा चेंज दिखाने के लिए जमाना लग रहा है, ठीक है। जैसे जंग लगना शुरू होता है, कितने सालों में लगता है? 2-3 साल, 5 साल, इतने साल लग जाते हैं जंग लगने के लिए। तो क्या हम लोग इनकी स्टडी कर सकते हैं कि भाई चलो मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाता हूँ, देखता हूँ कब जंग लगना शुरू होता है, रस्टिंग कब शुरू होती है, ठीक है। मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, मुझे भी नहीं पता कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। बेसिकली जो रेट होता है वो लेबोरेटरी में, चलो ठीक है, इसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। यही बोलना चाहता था कि रेट को हम लोग लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं, इसका कोई थ्योरेटिकल मेथड नहीं होता, ठीक है। तो मैं सब कुछ लेकर बैठ गया इंस्ट्रूमेंट, और मैं देख रहा हूँ कि रस्टिंग का प्रोसेस कब शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है भाई, रस्टिंग 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। ये देखो छोटी सी रस्टिंग हो गई है, ठीक है, 1 मिलीमीटर की रस्टिंग हो गई है। तो क्या मैं इसकी स्टडी करूंगा? नहीं। तो ना तो मैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की स्टडी करूंगा, ना ही मैं स्लो रिएक्शन के रेट की स्टडी करूंगा। तो आखिर मैं किस रिएक्शन की स्पीड की स्टडी करूंगा? उन रिएक्शंस की जो कि मॉडरेट होते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। वो रिएक्शन जो तो ना तो ज़्यादा तेज़ होते हैं, ना ही ज़्यादा स्लो होते हैं, उनकी हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसे रिएक्शन की स्टडी हम लोग कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत तेज़ी से हो जाते हैं। और ऐसी रिएक्शन की स्टडी हम करेंगे कैसे? जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, उनका रेट निकाल के क्या मतलब है ना। तो बेसिकली हम लोग रेट किसके लिए डिफाइन करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कौन से टाइप के रिएक्शंस की स्टडी करते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉडरेट रिएक्शंस का रेट वेट निकालना। बट ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मॉडरेट रिएक्शंस का डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है। सो तीसरा आपका टाइप है मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शंस मतलब वो रिएक्शंस जो कि ना ही बहुत ज़्यादा तेज हो, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो। तो द रिएक्शंस विच आर नाइदर वेरी फास्ट नॉर स्लो आर इन मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ भी नहीं होते और बहुत ही ज़्यादा स्लो भी नहीं होते, वो किस में आते हैं? वो मॉडरेट रिएक्शंस में आते हैं। और रेट हम लोग इसी के लिए स्टडी करते हैं, वी मेनली स्टडी मॉडरेट रिएक्शंस। MR मतलब मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, समझ गए? डेफिनेशंस क्लियर है। सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करे, उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है बाकी चीज़ों का, फैक्टर्स का, उसकी स्टडी करे। वो सब किस में आता है? वो सब आता है केमिकल काइनेटिक्स में। फिर हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है फास्ट रिएक्शन जो कि जगह पे हो जाती है, एक होती है स्लो रिएक्शन, वो भी जगह पे ही होती है लेकिन उसको होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ना तो हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की स्टडी कर सकते हैं और ना ही स्लो रिएक्शन की, क्योंकि जब तक स्लो रिएक्शन में छोटा सा चेंज आएगा, एप्रिशिएबल मतलब वो चेंज जो हमें दिख सके अंदर से, अब जो भी हो रहा है ठीक है, बट रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग तो मुझे तब पता चलेगी ना जब छोटा सा कोई चेंज होगा। जैसे अब ये सब ये जो मेरा स्टडी रूम है, ये बेसिकली तब से बना जब हमारा घर बना था, बट यहाँ पे रस्टिंग मुझे कहीं पर दिख नहीं रही है। ठीक है,
चलो यहाँ पे छोटी सी मुझे रस्टिंग दिख गई। अब ये पता नहीं कितने सालों में आया होगा, 3 साल में आया होगा, 4 साल में होगा, पता नहीं कब आया होगा पेंट लगने के बाद। वैसे जहाँ तक चांस है 2 साल या 3 साल में आया हो। तो मैं इसकी स्टडी कैसे कर सकता हूँ जो कि इतने लेट में हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं किसकी स्टडी कर सकता हूँ, उन रिएक्शंस की जो कि ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो। उन रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग मॉडरेट रिएक्शंस। तो हम लोग इन्हीं की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अभी तक सब कुछ जो भी था सब कुछ बकवास था। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कौन सा रिएक्शन की क्या स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे स्पीड जो होती है वो ठीक है। सो रेट मतलब ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है। कंसीडर एक रिएक्शन है, मान लो यहाँ पे मेरे पास स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। इसका मतलब समझे दया? हाँ, कि ये रिएक्शन में ए की स्टोकियोमेट्री स्मॉल ए है ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेसिकली ए बी सी डी की जगह जो स्मॉल ए बी सी डी है उनकी जगह कुछ ना कुछ नंबर्स आपको दिए जा सकते हैं, और कैपिटल ए बी सी डी की जगह कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपको दिए जा सकते हैं, या फिर कोई ना कोई आपको कंपाउंड्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हो क्या रहा होगा कि जो ए है और बी है वो कंज्यूम हो रहे होंगे, और जो सी है और डी है वो आ रहे होंगे, फॉर्म हो रहे होंगे। तो जितना ज़्यादा ए और बी कंज्यूम हो रहे होंगे उतना ज़्यादा सी और डी बन रहा होगा। यही हो रहा होगा ना, है ना। और ये रिएक्शन मॉडरेट है, मतलब नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, हम लोग आराम से उसको देख सकते हैं, आराम से उसको स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये रिएक्शन धीरे धीरे कंज्यूम हो रही है ए और बी, वैसे वैसे हमें सी और डी मिलता जा रहा है। इतना समझा? तो बेसिकली हो ऐसा रहा है कि ए और बी डिसअपीयर हो रहे हैं और सी और डी अपीयर हो रहे हैं। इतना समझा? ए और बी डिसअपीयर हो रहे हैं और सी और डी अपीयर हो रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई ए की स्पीड क्या है डिसअपीयर होने की, तो वो कैसे निकालोगे? ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। आप कैसे निकालोगे कि भाई ए की स्पीड क्या है डिसअपीयर होने की? तो आप क्या करोगे, ए की कंसंट्रेशन चेक करोगे कि भाई अभी तो रिएक्शन शुरू हुआ है और ए की कंसंट्रेशन अभी 10 मोल, ठीक है, पर लीटर है, ऐसा मान लो, ठीक है, 10 मोल पर लीटर। बेसिकली कंसंट्रेशन हम लोग ज़्यादातर मोलैरिटी में ही लेते हैं, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसलिए मोल पर लीटर, ठीक है, ठीक है। तो मान लो इसकी कंसंट्रेशन अभी 10 मोलर है या फिर 10 मोल पर लीटर है, और 3 सेकंड बाद मुझे दिखता है कि इसकी अब मोलैरिटी जो है वो 8 मोल पर लीटर बची, इसकी कंसंट्रेशन इतनी ही बची है। तो अगर मुझे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन मालूम है और मुझे इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, तो मैं चेंज निकाल देता हूं ना कि अब कितना है माइनस पहले कितना था डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, ठीक है। तो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ए फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब कौन से सेकंड पे आपने रिएक्शन को देख रहे हो वो टी इनिशियल, और कौन से सेकंड पे आपने रिएक्शन को देखना बंद किया दैट इज टी फाइनल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। बट ना यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है। छोटी सी दिक्कत ये है कि भाई ये जो चेंज है ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन ए की जो भी होगी, क्योंकि वो डिसअपीयर हो रहा है, तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के हो सकता है इक्वल भी हो, ठीक है। मान लो अभी शुरू किया रिएक्शन और 1 सेकंड बाद ही आप देखने चले गए, पता चला अभी कुछ खत्म ही नहीं हुआ, तो वो केस तो छोड़ दो। मान लो चेंज 0 का हो तो वो तो छोड़ दो। वरना मैक्सिमम केस में क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम केस में क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन होगी वो तो कम होगी। मतलब पहले मान लो 10 मोलर थी, बाद में 8 मोलर होगी, 9 मोलर होगी, 9.6 मोलर होगी, 9.7 मोलर होगी, 9.9 मोलर होगी, हो सकता है उसके इक्वल भी आ जाए। लेकिन क्या कभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। अरे भाई फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्या देख रहे हो तुम? ज्यादा सोचने लगे हो तुम। हाँ, तुम्हें इक्विलिब्रियम दिख गया। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ है? रिएक्शन पीछे की तरफ थोड़ी हो रही है, रिएक्शन सिर्फ आगे हो रही है। तो जब आपको सिर्फ आगे ही जा सकते हो, आप जब लाइफ में सिर्फ आगे ही जा सकते हो, तो या तो आप वहीं पे खड़े रहो या तो आगे बढ़ो, दो ही ऑप्शन है, पीछे मुड़ के थोड़ी देखना है। तो आप भी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ के बैड फेज से गुजर रहे हो तो आप लोग याद करते रहते हो, यार पहले कितना अच्छा था, ये था वो था, पहले मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ता था, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, ये वो। कुछ नहीं होगा ठीक है। ना तो वो पास्ट बिगड़ेगा, ना तो वो पास्ट तुम्हारा प्रेजेंट अच्छा कर देगा या फ्यूचर अच्छा कर देगा। तो बेहतर यही है कि पीछे मुड़ के मत देखो,
ठीक है। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की तरह काम करो, मतलब कम मत हो तुम ठीक है। चलो बकवास बंद करता हूँ मैं, बहुत ही घटिया एग्जांपल था। हाँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो बेसिकली ए का जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ कम ही होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से हमेशा कम होगा। तो बेसिकली ये जो रेट आएगा ये नेगेटिव आएगा, तो वो रेट नेगेटिव ना आए तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, टी में आप लोग बोल रहे हो कि हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं ले सकते। देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि 2 सेकंड बीत चुके थे, मान लो कि 2 सेकंड बीत चुके थे और उसके बाद आपने रिएक्शन को देखना शुरू किया, और जब आपने रिएक्शन को देखना शुरू किया कि जो, तो उस समय जो ए की कंसंट्रेशन थी टी बराबर 2 पे, वो थी 3 मोलर, ठीक है। और अब आप टी इक्वल टू 5 सेकंड तक देख रहे हो, और अब जब ए की कंसंट्रेशन है टी इक्वल टू 5 पे, वो है 2.6 मोलर। तो इसीलिए टी फाइनल और टी इनिशियल भी डिफाइन करना जरूरी है। हम लोग डायरेक्टली अपॉन टी नहीं लिख सकते, हमें टी फाइनल माइनस टी इनिशियल या फिर डेल्टा टी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। तो बेसिकली ये एवरेज रेट हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, ठीक है। अभी इंस्टेंटेनियस रेट भी आएगा, दोनों के बीच का क्या फर्क होता है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। समझ में आया, क्लियर हुआ, सब कुछ क्लियर हुआ, फॉर्मूला क्लियर हुआ, ठीक है। तो कैसे कैसे ए खत्म हो रहा है उसका रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का फाइनल कंसंट्रेशन लेंगे और ए का इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और नीचे टाइम का डिफरेंस निकालेंगे कि हम लोग ने रिएक्शन को कब देखना शुरू किया था और कब तक देखा। मान लो टी बराबर 2 पे देखना शुरू किया था, टी बराबर 5 तक देखा, तो डेल्टा टी तो 3 आया ना, है ना। तो इसलिए वो भी जरूरी है। अब जरूरी थोड़ी है कि रिएक्शन शुरू होते ही आप देखो, अगर रिएक्शन शुरू होते ही आप देख रहे हो तो टी इनिशियल को 0 पुट कर देना, और क्या। जब तक देख रहे हो वो टी फाइनल, जब से शुरू किया है वो टी इनिशियल, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, टी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। फिलहाल हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस निकाल रहे हैं, रिएक्शन की रेट अभी नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इसी को देख के मुझे बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या आना चाहिए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ बी फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, या फिर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यही आना चाहिए, क्लियर है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी में यही आना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई भी रिएक्शन दे दिया और उसमें आपको पूछा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालो, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालो, तो निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलो अभी क्वेश्चन देता हूँ, टेंशन मतलब बुक में है। अच्छा, अब बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की, क्योंकि जैसे जैसे बी और ए खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे सी और डी बन भी तो रहे हैं। तो मान लो आपने रिएक्शन को देखा जब, तो उस समय सी और डी का कोई नामो निशान ही नहीं था, ठीक है। यहाँ तो किसी का नामो निशान ही नहीं है। अब आपको बीत चुके हैं 2 सेकंड और अब आपको दिख रहा है कि 0.1 मोलर सी का बन चुका है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि सी के बनने का जो रेट है वो क्या है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या आएगा, यहां पे माइनस साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सी के कंसंट्रेशन या तो बढ़ेगी या तो उतनी ही रहेगी, तो वो तो कभी नेगेटिव आने वाला है नहीं। सही बात है ना भाई, सी या तो 0 रहेगा, या तो 0.1 से 0.2 होगा, या तो 0.1 से 0.6 हो गया, 0.1 से 100 हो जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि वो 0.1 से 0 हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड है, या तो सी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या तो वही रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पे माइनस साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी फाइनल minus concentration of C initial upon when we take until we watched the reaction minus when we started to watch the reaction, मतलब T initial, जब हमने शुरू किया था रिएक्शन देखना और जब तक हमने रिएक्शन देखा। इसको आप लोग जनरली ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। चलो आपकी बारी है, आप मुझे बता दो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी क्या आएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी क्या आएगा ये आप मुझे बता दो, जल्दी से बता दो, पॉज करो बता दो। चलो ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डी फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेसिकली ये फॉर्मूले हो गए रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आप सब कुछ भूल जाओ, आपको जो जो याद करना है वो मैं बताता चल रहा हूँ। आपको सिर्फ अब ये याद रखना है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। तो बेसिकली रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, किस रेट से रिएक्शन मतलब किस रेट से जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल देते हैं और अपॉन चेंज इन टाइम निकाल देते हैं। तो एग्जाम्पल जब आपको दिखाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को छोटी मोटी यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है।
तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें रफ कर देता हूँ। आपको याद क्या क्या करना है, अभी तक जो कुछ मैंने बताया था वो सब भूल जाओ और सिर्फ इतना याद करो, ठीक है। डिसअपीयरेंस रेट कैसे निकालते हैं, क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो याद करो, बाकी सब भूल जाओ। चलो अब मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। आइए देखते हैं अब हम लोग यूनिट ऑफ रेट। तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या है, तो आपने बोला माइनस टाइम्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से आप लोग देख के बता सकते हो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर किसी भी चीज़ का रेट लोगे आप, डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी चीज़ का अगर आप रेट लोगे तो उसकी यूनिट कुछ ऐसी आएगी। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो आप लोग इसकी यूनिट है मोलर और इसकी यूनिट है सेकंड या फिर मिनट भी आप लोग ले सकते हो, तो आपकी मर्जी है। तो बेसिकली जो यूनिट होता है इसका वो होता है मोलर पर टाइम, ठीक है। टाइम आप लोग किसी में भी ले सकते हो, मान लो आपने सेकंड में रखा तो चलो सेकंड में ले लो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लेते हो। ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये आप लोग गैसियस रिएक्शन के लिए फॉर यूनिट ए, जनरली यूनिट ऑफ रेट इज मोलर पर सेकंड, ठीक है। बी फॉर केस ऑफ गैसियस फेज रिएक्शन, कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोगों को और ना चाहते हुए भी पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह आपको पार्शियल प्रेशर रखना पड़ेगा, तो वहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगी। और आप जानती हो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, एटीएम पर सेकंड हो जाएगी, वहाँ पे मोलर की जगह एटीएम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सी, रेयरली, ठीक है, ये मत याद करो, बट रेयरली सीटी के लिए हो सकता है। रेयरली ऐसा होता है कि हम लोग वॉल्यूम को नहीं कंसिडर करते, वॉल्यूम इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। रेयरली ऐसा होता है कि हम लोग वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करते हैं, तो उस केस में जो मोलर होता है, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मतलब इसकी यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर, बट वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करेंगे तो लीटर गायब हो जाएगा, तो उस केस में जो यूनिट है वो हो जाती है मोल पर सेकंड। बट रेयरली ऐसा होता है, मोस्टली केस में ये इग्नोर हो जाता है, मतलब रॉन्ग नहीं है ये, ठीक है। इसके आगे लिख दो, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में होता है, ठीक है। और बाकी ये दोनों आप लोगों को जनरली दिखेंगे, सबसे ज़्यादा ये दिखेगा 90% केस में, ये दिखेगा 9.99% केस में, ये दिखेगा 0.01% केस में, वो भी सीईटी में हो सकता है, देखिए बोर्ड्स में तो 100% चांस है कि ये नहीं दिखेगा। ओके, तो ये हो गए हमारे यूनिट्स, नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए फालतू में मैंने इतना कुछ किया, बट ठीक है, जिन्होंने अभी नीट ले रखा है उनको ठीक है, तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, उनको दिक्कत हो सकती है इसलिए मैंने यूनिट यहाँ पे बता दी। और जो जेई एस्पिरेंट है वो तो जान दी, कंसंट्रेशन का यूनिट मोलर, टाइम का यूनिट सेकंड, मोल पर सेकंड, मोलर पर सेकंड, हो गया तुरंत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, और अभी हम लोग एक चीज देख लेते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। हमने देख लिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं, हमने देख लिया रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखते हैं, अब हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली बात हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, और जो रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस है वैसा ही लिखते हैं। मतलब सिंपल है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, इसको हम लोग ROR से भी दिखाते हैं, तो कहीं कहीं पर मैं ROD लिख दूं तो नाराज मत होना, तो क्या करना है समझ लेना कि वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, कहीं पे ROA लिख दूं तो नाराज मत होना, ठीक है। क्या मतलब इसका, रेट ऑफ अपीयरेंस, कहीं पे मैं ROR लिख दूं तो शेर की तरह दहाड़ने मत लगना, क्योंकि ये रोर नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है 1/A कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू -1/B, मतलब कोएफिशिएंट से डिवाइड करो और जो डिसअपीयर हो रहा है उसके साथ माइनस लगाओ, जो अपीयर हो रहा है उसके साथ प्लस लगाओ, मतलब कुछ मत लगाओ। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू प्लस 1/C, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू प्लस 1/D, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आ गया, ठीक है। और ये भी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग डेरिवेटिव के टर्म्स में भी निकालते हैं, मतलब बेसिकली छोटा सा चेंज भी हम लोग उसमें लेते हैं, तो आप लोग डेल्टा की जगह डी भी लिख सकते हो, ठीक है। सो -1/A dA/dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1/B dB/dt। छोटा सा चेंज जब हम लोग लेते हैं तो डी लगाते हैं, बड़ा सा चेंज हम लोग जब लेते हैं तो डेल्टा लगाते हैं, क्लियर है ना इतना, +1/D dd/dt, ठीक है। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है फिर, ये तो चार रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक से निकालना है।
आप इससे निकाल सकते हो, 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 बट ये तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। अरे घोंचू, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहाँ है? ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो इतना है, ये ए तो एक्स्ट्रा है ना, तो जैसे ही तुमने ये ए लगाया तुरंत रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज कन्वर्टेड इनटू रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर ओ डी ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू आर ओ डी ऑफ बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू आर ओ ए ऑफ सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू आर ओ ए ऑफ डी अपॉन डी। तो बेसिकली जैसे जैसे आप लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाले हो तो उसी जिसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप निकाले हो उसी के कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या है? सेम एज लास्ट वन, क्योंकि मैंने पिछले बार लिखा था यूनिट ऑफ रेट, मैंने ये नहीं बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का है, रेट ऑफ अपीयरेंस का है, रेट ऑफ रिएक्शन का है, वो सबका यूनिट है, क्योंकि ए बी सी डी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, नंबर्स का कोई यूनिट नहीं होता है। तो बेसिकली ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो कभी हो सकता है ऐसा कि आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन दे दे और आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ ले, तो उस केस में आप क्या करोगे? चलो ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और ये आपके पास फॉर्मूला है, तो मान लो आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछ लिया रेट ऑफ रिएक्शन देके, कैसे निकाल लोगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। क्या ये सब रट्टा मारना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रट्टा मारना है, ठीक है। आपने तो बोला सब कुछ मैथमेटिकली करेंगे, इतने सारे फॉर्मूले हैं ये। अगर तुम इन्हें फॉर्मूले बोलते हो तो जाओ छट्टी में बैठ जाओ, फॉर्मूले रटो। एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर, ये तो इक्विलेटरल का है, छोड़ो यार मुझे नहीं याद है। हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं बेसिकली, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, छोड़ो। सो बेसिकली इसमें आप लोगों को और रेट ऑफ रिएक्शन में एक ही फर्क है कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस जब भी हम लिखते हैं तो उसमें हम लोग कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं, बट जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो हम लोग कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करते हैं। बाकी सब कुछ सेम होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की तरह, ठीक है। मान लो आपको सी डी की कंसंट्रेशन का चेंज नहीं दिया है, आपको ए की कंसंट्रेशन का चेंज दे दिया और किसी का नहीं दिया, क्या ये मेरे लिए इनफ है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं वो ए से भी निकाल सकता हूँ, बी से भी निकाल सकता हूँ, सी से भी निकाल सकता हूँ, डी से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि चारों का रिजल्ट इक्वल है। आप ए से निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, बी से निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, सी से निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात या फिर घबराने वाली बात नहीं है कि यार सिर्फ ए का ही चेंज दिया कैसे निकालूंगा ये वो, नहीं, घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। क्लियर? चलो, तो फर्क समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक क्विक रिवीजन ले लेता हूँ फिर भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको क्लियर ना हुआ हो। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं मिलता है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, मैं रीशूट करते रहता हूँ। मतलब वीडियोस का रीशूट नहीं करता जनरली। हाँ एक बार हुआ था जब मैंने फ्रिक्शन पूरा दोबारा पढ़ाया था, मज़ा नहीं आया था पढ़ाने में, इसीलिए जनरली ऐसा नहीं करता हूँ, बट हाँ कभी कभी करना पड़ता है जब खुद से सेटिस्फेक्शन ना मिले कि हाँ यार आपको समझा होगा। क्विक रिवीजन देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हमने कैसे निकाला? हमने लिखा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। या फिर हम लोग डेरिवेटिव के टर्म्स में लिख रहे हैं तो माइनस डी ए बाई डी टी। डी मतलब छोटा चेंज, डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, नॉट अ बिग डील, ठीक है। फिर हमने बोला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी निकालना है या फिर सी निकालना है, कैसे निकालेंगे? प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि सी का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ बढ़ेगा तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू डी के टर्म्स में ले रहे हो तो डी सी बाय डी टी। फिर हम लोग जब निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग बस उसको उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। हम लोग ए बी सी डी किसी से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। मान लो हम निकाल रहे हैं ए से तो हम लोग लिखेंगे 1/a डी ए बाई डी टी। हम लोग निकाल रहे हैं बी से तो हम लिखेंगे -1/b डी बी बाई डी टी। अच्छा, माइनस लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें पता है कि भाई बी जो है वो समय के साथ घट रहा है तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट रेट शुड बी पॉजिटिव, तो इसलिए हम लोग एक माइनस लगा देते हैं। आप नहीं भी लगाओगे, नेगेटिव में निकालोगे तो भी चलेगा, बट आंसर में पॉजिटिव में लिख देना, ठीक है। रिस्क ना ले इसलिए हम लोग माइनस लगाते चलते हैं। अपीयरेंस वालों के साथ बात करें तो उसके साथ तो पॉजिटिव ही लगाना पड़ेगा, तो डी सी बाई डी टी, और डी के साथ बात करें तो 1/d डी डी बाई डी टी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कुछ लोग ऑफेंड हो रहे हैं कि यार ये दोनों चीज तो सेम है। कहाँ सेम है भाई? रेट ऑफ अपीयरेंस में तुमने कोएफिशिएंट से डिवाइड किया नहीं किया, तो बेसिकली तुम अगर रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में उसी एलिमेंट को उसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो जिसको तुम फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, और कोई फर्क नहीं है। तो बेसिकली जैसे ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या है? ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो मैं अगर इसी को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर?
तो ये थोड़ी हाईटेक चीज़ थी, एक बार और देखो, दोबारा देखो तो ही शायद आपको समझे। बाकी जो यहाँ पे जेईई एस्पिरेंट्स है मुझे यकीन है उनको पूरा समझ में आ गया होगा। जिनको भी थोड़ा बहुत मैथ में इंटरेस्ट है, जो थोड़ा बहुत समझते हैं मैथमेटिक्स वगैरह फील है उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे टेंशन नीट वालों की है, ठीक है, जिन्होंने मैथ अपना ड्रॉप कर रखा है। बाकी लोग हैं जिनको मैथ में बचपन से ही नफरत थी, तो मुझे पक्का डाउट है कि भाई उन्हें नहीं समझा होगा, इसलिए मैंने रिपीट भी किया। समझ में आ गया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना हो तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम करोगे, बट कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करोगे। बाद में लोगों को ये कंफ्यूजन होने लगता है, नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कोई एक ही चीज इनफ है, या तो इससे निकाल लो, 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 क्योंकि चारों चीज इक्वल है। तो वो आपकी मर्जी है आपको किससे निकालना है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप लोगों को फर्क बता देता हूँ एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में। चलिए अभी हम लोग देखते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में फर्क क्या होता है। देखो, एवरेज रेट में वो रेट होता है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। रेट डिफाइंड फॉर, ये बैंगन क्यों बन गया, रेट डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए जैसे आप रेट डिफाइन करना चाहते हो, जैसे आपका जो रिएक्शन है वो मान लो कुछ ऐसा चल रहा है। यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन थी, मान लो यहाँ पे टाइम 30 और यहाँ पे कंसंट्रेशन थी C1, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका टाइम हो गया T2 और कंसंट्रेशन हो गई C2, ठीक है। तो बेसिकली जो कंसंट्रेशन है वो तो घटी है, टाइम जो है वो बढ़ा है। तो बेसिकली यहाँ पे एक बड़ा इंटरवल है, तो कैसे निकालोगे आप लोग, आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन का चेंज निकाल दोगे, मतलब डेल्टा C अपॉन डेल्टा T कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा एवरेज रेट, ठीक है, रेट एवरेज। और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस रेट। रेट फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज, या फिर रेट फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम बोल सकते हो आप लोग, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे आप लोगों का मान लो ये ग्राफ है और मुझे ये मान लो रिएक्शन कर्व है, ठीक है, और मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पर इसका रेट क्या है वो डिफाइन करना है, पता करना है। तो आप लोगों को क्या करूंगा, मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव करते ही मुझे यहाँ पे मिल जाएगा इसका टेंजेंट, और वही होगा हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो मैं डेरिवेटिव करके इसको निकाल दूंगा। मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन C है और टाइम T है, तो मैं जैसे ही dc/dt करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा रेट विच इज़ इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो बेसिकली दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिंपल चीज़ है, ज़्यादा इसमें सोचो मत। तो dc/dt करूंगा तो मुझे मिलेगा इंस्टेंटेनियस रेट, डेल्टा C/डेल्टा T करूंगा तो मुझे मिलेगा एवरेज रेट। क्लियर हो गया। क्यों ऐसा मैंने बताया, क्योंकि इसकी एक वजह है। कभी कभी जो आपको कंसंट्रेशन है ना वो इक्वेशन में आएगा, आपको क्वेश्चन में बोलेगा, सीटी में, बोर्ड में तो ऐसा कुछ आने का चांस कम है, बट हाँ समझ सको तो समझ लो, समझ सको तो समझो हमको। देखो यहाँ पे समझते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ C आपको बोल दिया कि जो कंसंट्रेशन ऑफ C है वो बढ़ रही है एक पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करते हुए, और वो इक्वेशन है t² - 2t, या फिर +2t, क्योंकि बढ़ रही है तो प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला कि भाई t = 3 सेकंड पे तुम मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है एट पर्टिकुलर इंटरवल t = 3 सेकंड पे। कैसे निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है dc/dt। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो t² का डिफरेंशिएशन 2t और 2t का डिफरेंशिएशन 2, और t की जगह यहाँ पे जैसे ही 3 डालोगे 2 3 या 6 + 2 8, तो बेसिकली 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। 8 हो गया इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। वैल्यू भी मैं ऐसे ही सेलेक्ट करता हूँ कि राइम बन जाए। चलो, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। और ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको वैल्यू देगा कि C1 था 3, C2 था 1, T1 था 3, T2 था 5, तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा 1। सही है, सही है। तो इस तरीके से आप लोग रेट निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। फर्क समझ में आ गया। ये कब यूज करना है, जब आपको इक्वेशन वगैरह में दे, बहुत रेयर चांस है। ये आपको कब यूज करना है, जब नॉर्मली आपको देगा, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक से ही पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल है। उसके बाद मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देता हूँ, उन दोनों को सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, इन दोनों रिएक्शंस के लिए आप लोगों को रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो आप पूरा लिखो, मैं कोई 2 चीज लिख के चल देता हूँ, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप लोग, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, जो भी डिसअपीयर हो रहा है उसके कोएफिशिएंट से पहले उसको डिवाइड करो। NH3 के लिए लिखोगे तो NH3 का कोएफिशिएंट है 4, तो 1/4 कर दिया। फिर इसका चेंज इन कंसंट्रेशन ले लो, dNH3/dt,
ठीक है, इज इक्वल्स टू -1/5 DO2 अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू +1/4 DNO अपॉन dt, इज इक्वल्स टू +1/6 DH2O अपॉन dt। क्लियर, समझ में आया? अभी रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस कैसे लिखोगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, चलो चेक कर लो क्या लिखा है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चलो डेल्टा के साथ नहीं, डी के साथ ही लिख दो, थोड़ा डी के साथ थोड़ा सा फैंसी लगता है ना। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 लिखना है, मान लो तुम्हें, कैसे लिखोगे? -1/, ऐसा करोगे, यहीं से डिजिटल रैप्टा जाएगा तुम्हारे घर पे, ठीक है। ऐसा गलती करोगे क्या? मतलब मैंने कर दिया था, अब मुझसे ये गलती नहीं हुई थी, चेक कर रहा था मैं तुम्हें। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 जैसे लिखोगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, और माइनस के साथ, क्यों? क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में यही फर्क है कि इसमें हम लोग कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं और इसमें हम लोग कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो कभी भी आप लोगों को कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो और उससे डिसअपीयरेंस अपीयरेंस पूछे तो निकाल लोगे, निकाल लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। चलो इसको देखो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताओ जरा मुझे, सब कुछ बताओ इसका मुझे, पॉज करो और जल्दी बताओ। चलो पॉज कर लिए, देखो -1/2 DSO2, ब्रैकेट नहीं है, कंसंट्रेशन हम लोग हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, कंसंट्रेशन है। और -1/1, 1/1 ना लिखो बट अभी फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ, +1/2 DSO3 अपॉन dt, ठीक है। चलो रेट ऑफ अपीयरेंस बता दो SO3 का, क्या आएगा रेट ऑफ अपीयरेंस? DSO3 अपॉन dt। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बता दो SO2 का, क्या आएगा? -DSO2 अपॉन dt। तो ऐसी गलती मत करना आप लोग कि कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में भी, ठीक है। तो नॉर्मली आप लोग कैजुअली सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो तो प्रैक्टिस हो गई होगी आई होप। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चन जो मेरी तरफ हैं, मेरे पास हैं, उनको भी मैं आप लोगों को करा देता हूँ। चलिए, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बट उससे पहले एक बोर्ड का क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिया है प्रॉब्लम 6.1, इसमें बोला एक रिएक्शन है दैट इज 2N2O5, ये मेरा पुराना फ़ोन, ठीक है, 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2। टेक्स्ट बुक नहीं है गाइस, बहुत दिनों बाद मुंबई आया हूँ और बस 4 दिन के लिए आया हूँ, आज आखिरी दिन है और टेक्स्ट बुक मुझे अभी तक मिली नहीं है, ठीक है, तो मैं PDF से ही पढ़ा दे रहा हूँ, छोड़ो। हाँ, तो 4NO2 + O2, इसमें आपको बोला है कि N2O5 जो है उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है 0.02 मोल्स पर dm³ ठीक है। एट व्हाट रेट NO2 एंड NO2 आर फॉर्म्ड, मतलब आपसे पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 एंड O2, ये आपको रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है और आपको पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। चलो, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपके कंसेप्ट हिला डालेगा, क्लियर कर देगा। सबसे पहले आप लोगों को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, तो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है हियर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल्स टू 0.02। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मैंने बताया था क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन चेंज इन टाइम, ये आपको दिया हुआ है 0.02। आपको क्या क्या निकालना है, आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 एंड O2 निकालना है और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। मैं क्या करता हूं, मैं पहले निकाल देता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होएगा -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू +1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू +1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा है, कहाँ पर पूछा है वो हमें नहीं पता है, तो हम लोग इन सबको डी में कंसीडर कर लेते हैं, मतलब स्मॉल चेंज मान लेते हैं ताकि बोर्ड में मार्क्स कटने का कोई चांस ना हो, ठीक है। जनरली आप डी ही यूज़ करना, डेल्टा कम केसेस में यूज़ करना, जहाँ पे आपको दिख जाए कि हाँ यार 4-5 सेकंड की बात हो रही है तो वहाँ पे डेल्टा यूज़ कर लेना, वरना जनरली यही यूज़ करना। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, ये हमने लिख दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी देनी चाहिए थी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, चलो ठीक है, इसके बाद दे देता हूँ। हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है और हमें ये पर्टिकुलर चीज़ दी हुई है, ये पर्टिकुलर चीज़ हमें कितनी दी हुई है 0.02, तो हमने ये -1/2 यहाँ डाला और ये आया 0.02 और ये ऑलरेडी माइनस में रहा होगा क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस आया तो ये माइनस प्लस हो गया, 2 से ये खत्म हुआ तो 0.01 मोल्स पर dm³ आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। और जैसे ही आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिला, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मिला, चलो उसको छोड़ दो, आपको ये चीज़ मालूम है
तो आप उससे ये चीज़ निकाल सकते हो। कैसे? आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग -1/2 d इंटू O5 अपॉन dt इज इक्वल्स टू +1/4 dNO2 अपॉन dt। तो ये हो गया -1/2 इंटू -0.02 इज इक्वल्स टू +1/4। ये क्या है? ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 है वो। तो बेसिकली यहाँ से देखो ये इससे खत्म हुआ, 0.01 आया, माइनस माइनस प्लस हुआ और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो यह 0.04 क्या आया? ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, ठीक है। और क्योंकि आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 मिल गया है तो फिर इसको इससे इक्वेट कर दो। चलो अभी हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ठीक है। तो किसी से भी इक्वेट कर सकते हो, इससे इक्वेट कर दो। बेसिकली आपको निकालना क्या है? dO2/dt, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है? रेट ऑफ अपीयरेंस होता है dO2 अपॉन dt, है ना। चलो निकालते हैं। तो 1/4 NO2 का कितना आया था? 0.04 और ये कितना है? dO2 अपॉन dt। तो ये इससे जैसे ही कटेगा 0.01 आएगा। सो देयरफॉर रेट ऑफ अपीयरेंस, ये क्या है? ये रेट ऑफ अपीयरेंस ही तो है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 आ जाएगा 0.01, ठीक है, मोल पर dm³ सेकंड। यूनिट लिखना मत भूलना वरना गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो किस किस का ये तीनों आंसर सही आया था उन लोग अपने हाथ खड़े कर लो घर पे। चलो तो यहाँ पे हम लोगों का ये क्वेश्चन हो गया 0.04 NO2 का, 0.01 O2 का और रेट ऑफ रिएक्शन आया 0.01, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? चलो मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस दे देता हूँ, पहले देना चाहिए था बट ठीक है अभी दे देता हूँ। चलो तो ये मेरे क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आसान तो होंगे नहीं, ठीक है, तो ध्यान से करना। एवरीथिंग का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ X एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Z, ये होता है एवरीथिंग। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला है कि Y जो है वो 10 सेकंड में 6 × 10⁻³ मोल्स उसके बन रहे हैं 10 लीटर कंटेनर में। तो क्या ये आपको रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है? ये रेट ऑफ अपीयरेंस नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है? रेट ऑफ अपीयरेंस होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Y अपॉन चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन का चेंज, और ये देखो यहाँ पे 10 सेकंड की बात हो रही है तो डेल्टा ले लोगे आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे Y जो है वो 6 × 10⁻³ मोल्स बन रहा है। क्या यहाँ पे मोलैरिटी यूनिट है? नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मोलैरिटी में। तो मोलैरिटी निकाल लेते हैं ना। सो मोलैरिटी क्या आएगी? मोलैरिटी आएगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स एट 6 × 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम क्या है? 10। तो बेसिकली आ जाएगा 6 × 10⁻⁴ मोलर, ठीक है। तो 6 × 10⁻⁴ क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका कंसंट्रेशन। कितने सेकंड में बना? 10 सेकंड में। तो बेसिकली कंसंट्रेशन कितना हो गया? 6 × 10⁻⁴ और कितने टाइम में बना? 10 सेकंड में। तो बेसिकली फाइनल आंसर आ गया 6 × 10⁻⁵ मोलर पर सेकंड। ये हो गया आपका इसका आंसर। कितने लोग फंसे थे? हाथ उठाना, कितने लोग फंसे थे? चलो देखो, एवरीथिंग बोला है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालें? Y के टर्म्स में निकाल लेते हैं, Y हमें पता भी है। तो Y का कोएफिशिएंट क्या है? 3। तो 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Y अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी तो हम निकाल के ऑलरेडी बैठे हैं। तो ये 1/3 इंटू 6 × 10⁻⁵, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁵। अब हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ X। तो ये कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा -1/2। 1/2 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। सो ये आएगा d ऑफ x अपॉन dt। बेसिकली डेल्टा ले लो, ठीक है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t माइनस में। बट ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये कैसे निकालेंगे? ये निकालने के लिए हम यूज करेंगे अगेन रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन जरा पूरी तरह लिखो, कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन पूरी तरह आएगा -1/2 डेल्टा x बाय डेल्टा t इज इक्वल्स टू +1/3 डेल्टा y बाय डेल्टा t, ठीक है, इज इक्वल्स टू +1/4 डेल्टा z बाय डेल्टा z डेल्टा t। डेल्टा z निकाल चुके क्या अपन? नहीं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y निकाला हमने और फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। अभी तक एक ही चीज निकाली है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x के लिए हम लोग इसका यूज ले लेते हैं, ये पर्टिकुलर पहली वाली क्वांटिटी। ये चीज हमें मालूम है कितनी है? 2 × 10⁻⁵। ये हो गया -1/2 डेल्टा x बाय डेल्टा t, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x कितना आ जाएगा? 4 × 10⁻⁵। रेट हमेशा पॉजिटिव में ही लिखना, ठीक है। चाहिए तो यहाँ से माइनस हटा दो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये डेल्टा x बाय डेल्टा t माइनस में ही रहा होगा,
ठीक है, तो माइनस लगे रहने दो, आंसर माइनस में ही आने दो, ठीक है। आंसर आया -4 × 10⁻⁵, बट जब स्टेटमेंट में लिखना, मतलब जब ऐसे लिखना तो उस समय पॉजिटिव कर देना। चलो अब देखो z के साथ ले लो, अभी ये y आपको पता है ना, इन दोनों को साथ में ले लो, आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को ना साथ में लेके इसको इसके साथ भी ले सकते हो या फिर इसको इसके साथ भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट फिलहाल मैं y के साथ ले रहा हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो डेल्टा y बाय डेल्टा t हमें पता है 6 × 10⁻⁵, तो ये हुआ 1/3 × 6 × 10⁻⁵, और ये हुआ 1/4 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z। तो इसको आप रिजॉल्व कर लो, 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, कहीं से भी निकालो, आपने इन दोनों को निकाला ना, निकाल लो चाहे जहीं कहीं से, आंसर आएगा यहीं से, कहीं से भी ठीक है। इसका कुछ बढ़िया लाइन सोचता हूं मैं, चलो सोचता हूं बाद में। तो इन दोनों को आपने इक्वेट करके निकाला, आप इन दोनों को भी इक्वेट करके निकाल सकते थे, आप इन दोनों को भी इक्वेट करके निकाल सकते थे, ये आपकी मर्जी है। आप इसको भी करके निकालते तो भी वही आंसर आता। प्रूफ दिखाऊं, रेट ऑफ रिएक्शन है 2 × 10⁻⁵, यहाँ पे रखा आपने 2 × 10⁻⁵, ये 4:2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 × 10⁻⁵, ठीक है। तो आंसर वही आएगा, निकालो चाहे कहीं से, आंसर आएगा सेम, कोई राइम नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अब एक ग्राफिकल क्वेश्चन भी देख लो, क्योंकि सीईटी में हो सकता है आपको ऐसा एक ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन है बेसिकली NH3 की, और एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है आपको टाइम। तो आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 बिटवीन 5 to 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक में, और फिर 10 to 20 सेकंड यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। ये आपको निकालना है, चलो निकालो, पॉज करो, निकालो, चलो ठीक है, निकाल लिया। बोर्ड में हो सकता है आ जाए, कर लो, ठीक है। देखो सो मुझे निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, तो मुझे इसके कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से तो मैं माइनस लगाऊंगा, कंसंट्रेशन का चेंज मैं लूंगा, चेंज इन टाइम भी मैं लूंगा, ठीक है, माइनस। देखो पहले इसका कंसंट्रेशन कितना है, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, ऐसे लिखेंगे ना, कंसंट्रेशन ऑफ NH3, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इनिशियल, ठीक है, अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो 5 to 10 सेकंड्स के बीच में निकालना है हमें, ये माइनस लगे रहने दो, 5 to 10 सेकंड्स में निकालना है, मतलब 10 - 5। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 10 सेकंड पे कंसंट्रेशन है 5 to 10 सेकंड, हाँ, तो 10 सेकंड पे कंसंट्रेशन है 0.4, सॉरी 5 सेकंड पे कंसंट्रेशन है 0.6, और 10 सेकंड पे कंसंट्रेशन है 0.4। तो फाइनल कंसंट्रेशन कौन सी है, 10 सेकंड वाली, तो 10 सेकंड पे कंसंट्रेशन है 0.4, तो फाइनल कंसंट्रेशन है 0.4, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कौन से टाइम पे, 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड पे कंसंट्रेशन है 0.6, तो 0.4 - 0.6, 0.4 - 0.6 आएगा -0.2, और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो प्लस 0.2 अपॉन 5, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.04 मोल, मोलरिटी पर सेकंड, ठीक है। मोल नहीं है ये, बेसिकली कैपिटल M है, ठीक है। तो हो गया ये आपका आंसर। अब देख लेना 0.04 नहीं आया तो फिर गाली मत देना, बेसिकली 1/25 है, 2/50 1/25, 0.04 सही है, ठीक है। अब मुझे 10 to 20 सेकंड में निकालना है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 बिटवीन 10 to 20 सेकंड कैसे निकालूंगा, ये माइनस लगा दिया, 10 to 20 सेकंड मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल। 20 सेकंड पे कंसंट्रेशन देखो, ठीक है, 20 सेकंड पे कंसंट्रेशन देखो, 20 सेकंड पे कंसंट्रेशन है 0.2, माइनस 10 सेकंड पे कंसंट्रेशन देखो, 10 सेकंड पे कंसंट्रेशन है 0.4, तो 0.2 - 0.4 आया -0.2, और अगेन माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यह 0.2, बट नीचे अब की बार 10 आएगा, तो बेसिकली ये आ गया 0.02, तो यह 0.04, यह 0.02 मोलैरिटी पर सेकंड, ठीक है। अब मैंने आपको ग्राफिकल क्वेश्चन करा दिया, मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन करा दिया। अगर अब भी आपको डाउट होता है तो फिर मैं आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता, एक और क्वेश्चन कराऊंगा, बट वो क्वेश्चन ऐसे ही मजे लेने के लिए होगा आपका, क्योंकि मुझे पता है आप उसमें गलती करोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। फिलहाल जिनको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया क्या हो रहा है, कैसे करना हूं मैं, उनको दोबारा से वो न्यूमेरिकल्स देखने चाहिए मैंने कैसे किए। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखा, अगर मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है तो मैं DA/dt या DC/dt जिसका भी निकालना है वो निकालूंगा। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मैं बस उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन हमने कर लिए, अब आपको आ जाना चाहिए था। चलो ठीक है, एक मजे लेने के लिए एक क्वेश्चन करा देता हूँ, और उसके बाद लेक्चर को हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे, एक छोटी सी चीज देखनी है उसके बाद स्टॉप करेंगे। चलिए, आपको इस क्वेश्चन में बोला है फॉर अ रिएक्शन 2SO2 + O2 गिव्स आउट 2SO3 इन अ 10 लीटर कंटेनर, मतलब आपको वॉल्यूम अलग से दिया है। इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इज 8 ग्राम पर सेकंड, कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। चलिए इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करिए। कर लिया, चलो देखो, ठीक है। यहाँ पे धोखा आपके साथ यहाँ हुआ होगा, ग्राम पर सेकंड दिया है, बट हम यूनिट कौन सी यूज करते हैं, हम यूनिट यूज करते हैं मोलैरिटी पर लीटर, सॉरी मोलैरिटी पर सेकंड, ठीक है, रेट के लिए।
बट फिलहाल तो यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं इस ग्राम को मोल में चेंज करूंगा। तो ग्राम को मोल में चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके मोलर मास से डिवाइड करना होगा, क्योंकि मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये मास दिया है, मोलर मास से मैं डिवाइड करता हूँ, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ O2 वो आ जाएंगे 8/32, तो ये आ जाएगा 1/4 मोल पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो मैंने मोल पर सेकंड निकाल दिया, दैट इज 1/4 मोल पर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो, सीईटी में भी आ जाए, ठीक है, बट बोर्ड में मत एक्सपेक्ट करना। ओके, अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालना है, तो मुझे 10 लीटर से भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज इक्वल्स टू मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स है 1/4 और वॉल्यूम है 10, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। ठीक है, ये आपको क्या है, ये मोल पर सेकंड। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ। मैं बेसिकली क्या निकाल रहा हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 निकाल रहा हूँ। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 का चेंज अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन में चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन पहले निकालनी पड़ेगी। तो कंसंट्रेशन कितनी है, 1/4 क्या हो गया, मोल पर सेकंड। इसको हम लोग लीटर से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/4 इंटू लीटर से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1/40। तो ये आपका आंसर आ गया 1/40 आ गया मान लो। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। कैसे निकाला समझा क्या, ये आपको मोल पर सेकंड दिया हुआ था, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मोल पर लीटर मतलब लीटर से डिवाइड, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 10। समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम हमने फॉर्मूला लगाया। तो देखो इसको ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और नीचे चेंज इन टाइम है मतलब चेंज इन टाइम। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा N/ΔT इंटू V। तो बेसिकली N/ΔT आपको दिया हुआ है, N/ΔT क्या है, ये है 1/4। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1/40। जिनको कम समझ में आ रहा है वही क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मजे लेने के लिए था बस, आएगा नहीं। ठीक है, तो मजे क्यों ले रहे हो, अरे थोड़ा सा माइंड आपका डेवलप कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है तुम्हें, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। ओके, तो कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 क्या आ जाएगा, इसको निकालने के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू +1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेसिकली आपको ये क्वांटिटी मालूम है और ये क्वांटिटी निकालनी है, तो इन दोनों को साथ में इक्वेट कर दो। तो जब इक्वेट करोगे तो इस क्वांटिटी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/40, और ये क्या है आपका, ये है आपका 1/2 डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो इसने इसको काट दिया, तो ये आ गया 1/20। सो देयरफॉर जो डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा T है, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 है, ये आ गया 1/20। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया, तो बस यही करना था और कुछ यहाँ पे करना नहीं था। क्लियर, तो छोटी मोटी चीज़ थी यार। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, जिनको नहीं समझा, जिनको समझ गया वेल एंड गुड। चलिए अब आपको एक बहुत ही भयानक क्वेश्चन देकर मैं एंड अप करता हूँ, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको अभी तक नहीं कराई थी, तो ये भी करा देता हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद लेक्चर को मैं एक छोटा सा चीज़ बता के स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे रेट लॉ, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, और फिर अगले लेक्चर में सीखेंगे 0, फर्स्ट, सेकंड एंड nth ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे, छोड़ो सीखते रहेंगे। तो 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2 प्लस O2, ये एक रिएक्शन है। और अब की बार आपको वो डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज करना है, क्योंकि आपको N2O5 जो है वो एक वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है, N2O5 नॉट e⁻⁻kt, जिसमें N2O5 नॉट की वैल्यू तो 1 मोलर है, ठीक है, k की वैल्यू 10⁻⁴ है और t टाइम है, ठीक है। और आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 एट 10⁴ सेकंड। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की वो लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा इसके हिसाब से, यह आएगा -1/2 dN2O5 अपॉन dt इज इक्वल्स टू +1/4 dNO2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू +1/1 dO2 अपॉन dt। ठीक है, ठीक है। तो हमें किसके बारे में जानकारी है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे निकालना है फर्स्ट 10⁴ सेकंड, मतलब dt तो मुझे पता है 10⁴ सेकंड आने वाला है, तो मुझे किसके बारे में जानकारी है, N2O5 के बारे में ही और किसी की नहीं है।
तो मैं ये दोनों को यूज़ करके पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेता हूँ, या फिर मेरी मर्जी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकालना है ना, फर्स्ट 10⁴ सेकंड, वो भी निकाल सकता हूँ। चलो देखो मैं क्या करता हूँ, चलो पहले मैं ए पार्ट ही सॉल्व कर देता हूँ। तो ए पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ये आएगा आपका डी N2O5 अपॉन dt, ठीक है। तो डी N2O5 अपॉन dt है, तो N2O5 की जगह मुझे ये पुट करना पड़ेगा। क्यों, किसको डिफरेंशिएट करोगे भाई, तुम्हें कुछ पता है यहाँ पे जो डिफरेंशिएट कर सको, नहीं ना, तो इसको पुट करो। तो ये आ जाएगा N2O5 नॉट डी ऑफ N2O5 नॉट, ठीक है, e⁻ KT अपॉन dt। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो N2O5 नॉट तो कांस्टेंट है और कितना वैल्यू है 1 मोलर, तो N2O5 नॉट तो कांस्टेंट है, वो हो गया बाहर। चलो हो गया बाहर। e⁻ KT का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चेन रूल लगेगा। सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन e खुद आएगा, चलो e⁻ KT खुद आ गया। अब KT का डिफरेंशिएशन होगा तो -k बाहर आ जाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो -k यहाँ पे आ गया बाहर, और टाइम का डिफरेंशिएशन वहाँ पे 1 हो गया, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो N2O5 नॉट की वैल्यू है 1 e⁻ KT, किस टाइम पर मुझे निकालनी है, 10⁴ सेकंड पर। तो k की वैल्यू क्या है, 10⁻⁴, तो k की वैल्यू है 10⁻⁴ और टाइम की वैल्यू है 10⁴। तो 10⁻⁴ और इंटू 10⁴ कट कुट के -1 बचेगा, क्यों बताता हूँ। और इंटू -k मतलब इंटू -10⁻⁴, और क्योंकि यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि हम डिसअपीयरेंस की बात कर रहे हैं, तो एक माइनस और आएगा यहाँ पे खुद से, ठीक है। अच्छा मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ओके मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये -10⁻⁴ ऐसे ही थोड़ी लगा दिया है ना, ओके। अच्छा ये तो उसके पीछे, चलो लगा देते 1 कंफ्यूज हो गया था मैं, सॉरी। ओके देखो, तो 10⁻⁴ इंटू 10⁻+4 इंडाइसेस के लॉ के हिसाब से -4 + 4 0 हो जाएगा, तो 10⁻0 हो जाएगा 1। तो बेसिकली आ गया e⁻1, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गए प्लस, तो बेसिकली आ जाएगा 10⁻⁴e⁻1, ठीक है। ये हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ठीक है। चाहिए तो इसी को बाद में नीचे कर सकते हो क्योंकि e के ऊपर -1। अभी देखो एक और चीज़ है यहाँ पे, ये आपको ड्यूरिंग फर्स्ट 10⁴ सेकंड बोला है, मतलब आपसे ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपसे ये नहीं पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते, आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट 10⁴ सेकंड माइनस कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 नॉट, ठीक है, अपॉन T 10⁴ माइनस T0, मतलब जब 10⁴ सेकंड था और माइनस जब 0 सेकंड है, ठीक है। और ये आ गया -1/2, सॉरी ये आया -1/2, ठीक है। ऐसे आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो N2O5 नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 है, मतलब उस समय उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो ये हो गया -1/2, नीचे आया 10⁴ और ये आया -1। और देखो यहाँ पे N2O5 की वैल्यू 10⁴ सेकंड पे अगर मुझे निकालनी है, तो इस इक्वेशन में मैं t की जगह 10⁴ डाल देता हूँ, और k की वैल्यू 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ इंटू 10⁴ कितना हो गया, 10�0, मतलब वो हो गया 1। तो e⁻1 और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, तो बेसिकली यहाँ पे आ गया e⁻1 अपॉन 10⁴ -1/2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर यहाँ पे बोला होता रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग 10⁴ सेकंड, मतलब बेसिकली उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछता, तब आप डेरिवेटिव करके निकालते, बट क्योंकि यहाँ पे पहले 10⁴ सेकंड, मतलब ये बहुत बड़ा इंटरवल है यार, ये लगभग 10,000 सेकंड के इंटरवल में आपसे पूछ रहा है, तो आपको लंबा मेथड अपनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी 10,000वें सेकंड में, माइनस कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी 0th सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट 10⁴ सेकंड बोला, मतलब ऑब्वियसली इनिशियल 0 रहा होगा, अपॉन टाइम कितना फाइनल 10⁴ और इनिशियल कितना था 0, तो 10⁴ सेकंड पे कितनी कंसंट्रेशन रही होगी वो कैसे निकालेंगे, वो इस इक्वेशन से डायरेक्टली आ जाएगी। तो वो कंसंट्रेशन आ गई e⁻1, और माइनस 0 सेकंड पे कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 थी, वो तो दिया ही हुआ है, ठीक है, अपॉन 10⁴ और ये -1/2। बट जो आपने, मुझे लगता है जहाँ तक सारे लोगों ने ऐसा निकाला होगा कि यार उन्होंने डिफरेंशिएट करके नॉर्मली या फिर इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया होगा, सही है, लेकिन वो तब सही है जब 10⁴ सेकंड में पूछता, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछता। बट ये फर्स्ट 10⁴ सेकंड में पूछा, मतलब शुरू के 10⁴ सेकंड पे पूछा है, तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आइए हम लोग देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके साथ लेक्चर को स्टॉप करते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है और कुछ नहीं, बाकी जो मैंने जो कुछ पढ़ाया यार उसको ज़रा ध्यान से कर लेना यार, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आया तो आप लोग कर पाओ, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है
ठीक है, कि आप लोगों को रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, रिएक्शन समझ में आ जाए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन करना हो तो सबसे बेस्ट स्टेप यही होता है, आपको अगर रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस कुछ भी निकालना है तो क्या करो ना, रेट ऑफ रिएक्शन वाली जो इक्वेशन है वो सबसे पहले लिख दो। उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ निकाल देता हूँ। और थोड़ा यूनिट देख लेना, कहीं पर ग्राम पर सेकंड हो, मोल पर सेकंड हो तो उसको मोलैरिटी पर सेकंड कर देना। ठीक है, यूनिट वगैरह ध्यान से देखते रहना। बोर्ड है, ज़रूरी होता है। हाँ, जेई में भी ज़रूरी होता है, सिटी में भी ज़रूरी होता है, बट बोर्ड में लिखना भी ज़रूरी होता है। वहाँ पे सिर्फ सोच लोगे काम हो जाएगा। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन, मोस्टली कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद होता है कैटलिस्ट, उसके बाद होता है टेम्परेचर, उसके बाद होता है सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद होता है स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किस स्टेट में आप लोग सब्सटेंस को रिएक्ट करा रहे हो। और उसके बाद होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम है। ओके, तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में किसकी स्टडी करेंगे, हम लोग इस चैप्टर में कंसंट्रेशन की स्टडी करेंगे, जो कि कर रहे हैं। अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस अभी अगले लेक्चर में आएगा। रेट लॉ, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, फिर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, nth ऑर्डर, ये सब की स्टडी थर्ड लेक्चर तक हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसकी स्टडी ही कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। अर्हेनियस इक्वेशन में A = A0 e की पावर माइनस EA/RT, तो उसमें हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कैटलिस्ट की थोड़ी सी इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन नहीं, बेसिकली इक्वेशन तो नहीं आता है, हाँ उसका रोल हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। बाकी सरफेस एरिया इफेक्ट करता है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी इफेक्ट करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, लेकिन इनकी स्टडी हम नहीं करेंगे। सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है, जैसे आप लोग क्या करो, ज़्यादा पानी में आप लोग छोटा सा एक चॉक डाल दो, वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। बट क्या हो अगर मैं एक गिलास पानी में एक बॉल डाल दूँ चूने का, क्या वो जल्दी रिएक्ट करेगा? नहीं। बट अगर उस चूने का छोटा सा टुकड़ा मैं पानी में डाल दूं उसी ग्लास में, तो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होगा रिएक्ट करने के लिए, तो ये भी इफेक्ट करता है, जल्दी हो जाएगा। स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी इफेक्ट करता है, अगर मैं किसी को गैसियस फेज में लाऊं, उसको रिएक्ट कराऊँ तो जल्दी रिएक्शन हो जाता है, किसी को लिक्विड फेज में कराऊँ वो जल्दी हो जाता है ना, सॉलिड स्टेट में कराऊँ वो जल्दी हो जाता है। डिपेंड करता है कौन सा रिएक्शन आप करा रहे हो। ठीक है, फिर आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब कितना ज़्यादा आप लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन पर बेसिकली होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में होता है ना, न्यू वगैरह की हेल्प से हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें डिपेंड करता है इंटेंसिटी क्या रखते हो आप लोग। ठीक है, तो ये तीन के बारे में तो हम लोग स्टडी नहीं करेंगे इस चैप्टर में, पर्टिकुलरली हम ये तीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो कुछ सीखा वो हम समराइज कर देते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, कोएफिशिएंट से डिवाइड मत करना, डिवाइड मत करना। समरी क्या निकली आज के लेक्चर की, यूनिट हमेशा देख लेना। ठीक है, रेट की यूनिट हमेशा होती है मोलैरिटी पर सेकंड, मोल पर सेकंड नहीं होती है। कभी कभी कहीं कहीं दिख जाए तो ध्यान से देख लेना, वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ठीक है, मान लो वॉल्यूम नहीं दिया है तो इसी के टर्म्स में निकालना। ठीक है, और ग्राम पर सेकंड नहीं होती है, ये सब नहीं होता है। ठीक है, इसकी यूनिट हमेशा होती है मोलैरिटी पर सेकंड। और रेट ऑफ रिएक्शन में हमेशा क्या, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। तो आई होप आप लोगों को ध्यान रखने वाली बातें समझ में आ गई होंगी। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सीखेंगे रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।